Hello, good morning friends. So our today topic is Clostridium perfringens. हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्लोस्ट्रीडियम का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, जिसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपूर्व शास्त्री की बुक से पढ़ा था, बट इसे हम रिकॉल करेंगे मैरो के नोट से। हाँ, तो हमने क्लोस्ट्रीडियम perfringens के बारे में क्या पढ़ा था वो यहाँ पर देखते हैं। ओके, हाँ, तो जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ताकि टाइम हमें कम लगे, हमें आगे भी स्टडी करना। तो क्लोस्ट्रीडियम क्या होता, ये ग्राम पॉजिटिव होगा। मैं बोल रही हूँ टाइम कम लगे, मैं खुद टाइम लगा। हाँ, तो ये ग्राम पॉजिटिव होगा, प्लियोमॉर्फिक बेसिलाई होता, और ये मोटाइल होता। पेरीट्राइकस होगा, और जिसमें क्लोस्ट्रीडियम perfringens और टिटैनी को छोड़ करके ये क्लोस्ट्रीडियम perfringens क्या होता, नॉन मेटाइल होगा। और ये नॉन कैप्सुलेटेड होगा, कैप्सूल नहीं होगा। क्लोस्ट्रीडियम perfringens में क्या होगा, कैप्सूल होगा, और ब्यूटाइडिकम में कैप्सूल होगा। तो देखिए सी फॉर क्लोस्ट्रीडियम, ये तो नहीं बैठ रहा। सी फॉर क्लोस्ट्रीडियम, सी फॉर कैप्सूल। तो क्लोस्ट्रीडियम perfringens में ये क्लोस्ट्रीडियम perfringens में क्या होगा, कैप्सूल होगा, ठीक है। और मोटाइल होगा, मोटाइल बाकी सारे मोटाइल होते एक्सेप्ट क्लोस्ट्रीडियम perfringens और टिटैनी को छोड़ करके। और ये क्या होंगे, स्ट्रिक्ट एनीरोब्स होंगे, एक्सेप्ट ये एरो टॉलरेंट स्पीसीज क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलाइटिकम। ये क्या होते हैं, एरो टॉलरेंट होते हैं। ये सॉइल से ये सैप्रोफाइट्स होंगे, मतलब जिसमें टिटैनी हो गए, perfringens हो गए, रैमोसम होंगे। और इसके स्पोर्स क्या होंगे, बल्जिंग होंगे। और ये क्लोस्ट्रीडियम का टर्म नाम कहाँ से लिया गया था, क्लॉस्टर नाम से लिया गया, जिसका मतलब ही होता स्पिंडल। तो इसको स्पोर स्पिंडल सेप्स के होंगे, बल्जिंग होंगे। और ये सॉइल्स में ये ग्रो करते हैं। ये इंटेस्टाइन में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं, और ह्यूमन होस्ट में ग्रो करते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है, क्लोस्ट्रीडियम perfringens, जिसके लिए हमको एलनर्स मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। ये डिस्ट्रॉय कर जाते 100 डिग्री सेल्सियस पे। जनरली कितने तक सर्वाइव करते, 45 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये डिस्ट्रॉय कर जाते इन 5 to 10 मिनट्स में। हाँ, इसका एक्सेप्शन है बॉटुलिनियम और perfringens, और सम टाइप ANC, क्लोस्ट्रीडियम का ANC टाइप्स। फिर ऑल स्पोर्स डिस्ट्रॉयड विद ऑटोक्लेविंग। अगर ऑटोक्लेविंग करवाते हैं, ऑटोक्लेविंग का एस्ट्रलाइजेशन का एक मेथड है, तो वो ये डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, जिसमें स्पोर के बेसिस पे देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि टर्मिनल स्पोर्स किसके होते हैं, डेफिसल्स के, अंटर्शियम के। एंड ये लेकिन डेफिसल के क्या होते हैं, स्पोर्स टर्मिनल होते बट स्फेरिकल होते हैं। टर्शियम के क्या होते, टर्मिनल होते बट ओवेल होते हैं। सारे के स्पोर ओवेल हो रहे थे, बट मैं कुछ गलत बोल दी क्या, अच्छा टर्मिनल ओवल लिखा हुआ है। ओके, हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि दो के स्पोर टर्मिनल, सबके दो के स्पोर टर्मिनल थे, टिटैनी और टर्शियम के। बट टिटैनी के स्पोर क्या थे, राउंड थे, सर्फ स्फेरिकल थे। तो वो कैसे दिख रहे थे, डर्म स्टिक अपीयरेंस दिख रहे थे। जबकि क्लोस्ट्रीडियम टर्शियम के स्पोर्स कैसे थे, ओवल थे, टर्मिनल थे, तो वो टेनिस रैकेट अपीयरेंस दे रहे थे। और बाकी के स्पोर क्या थे, क्लोस्ट्रीडियम perfringens के स्पोर भी ये सब टर्मिनल थे। और एक और के स्पोर थे वो सर्कुलर और ओवल एंड सेंट्रल पे थे। हाँ, तो ओवल एंड सेंट्रल कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, क्लोस्ट्रीडियम बाइफर्मेंटेंस के स्पोर्स क्या थे, ओवल थे एंड सेंट्रल थे। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ये स्पोर्स यहाँ से रिवाइज कर लिया आप। तो ये सारा आपको हो गया। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है सर्कुलर एंड टर्मिनल। तो सर्कुलर और टर्मिनल किसके हैं, टिटैनी के, जो अपन ने पहले पढ़ा। फिर क्या है, टर्मिनल एंड ओवल। तो टर्मिनल किसके थे एंड ओवल थे, टर्शियम के और डिफिसल के भी होते हैं। डिफिसल्स की बुक में नहीं दिए हुए, ठीक है। और सब टर्मिनल perfringens के होते हैं, बॉटुलिनियम के होंगे। हाँ, तब कल्टिवेशंस के लिए हम लोग ये जो कि स्ट्रिक्टली एनीरोब्स से, तो इसमें कल्चर मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है और लो रिडॉक्स पोटेंशियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो लो रिडॉक्स पोटेंशियल में आपको ये थायोग्लाइकोलेट हो गए, ग्लूटाथियोन हो गए, सिस्टीन हो गए, मेटेलिक आयरन हो गए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए, जिसको आर्शियम ब्रोथ में करते हैं। आर्शियम ब्रोथ में क्या होता,
कि इसमें ग्लूटाथियोन प्रेजेंट होता और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता। आरसीएम ब्रोथ, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ। तो इसमें क्या होता है, चॉप मीट होता, हार्ट होता है किसका, बीफ का हार्ट होता, चॉप किया हुआ। तो इसमें ग्लूटाथियोन और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, तो वो ऑक्सीजन को मेटाबलाइज कर देगा और लो रिडॉक्स पोटेंशियल्स देगा ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, दैट इज क्लॉस्ट्रीडिया के लिए फेवरेबल कंडीशंस ही प्रोवाइड कर दिया। तो ग्लूटाथियोन से आप याद रख लीजिएगा थायोग्लाइकोलेट, फिर सिस्टीन, मेटालिक आयरन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एंड तो ये आपका है यहाँ पर इस तरह से ये एनारोबिक इंडिकेटर्स यहाँ लगे हुए हैं, मिथाइलिन ब्लू है, एनारोबिक इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, और ये पेट्री प्लेट है, और यहाँ पर ये इन्वेलप बनाए गए हैं जो कि कंटेन करते हैं बाइकार्बोनेट और बोरहाइड्रेट। फिर ये जो लीड है उसमें क्या है, ओ रिंग बास्केट है, ओ रिंग बास्केट है, फिर क्लैम्प विथ क्लैम्प स्क्रू और प्लेडियम कैटलिस्ट प्लेट्स यूज़ किए गए। तो ये टोटल इसका ओवरऑल इसमें दिया गया है। इसमें पेट्री प्लेट यूज़ किया गया है, एनारोबिक इंडिकेटर यूज़ किया गया है, फिर इन्वेलप यूज़ किया गया, और ऊपर में कवर करने के लिए लीड यूज़ किया गया है जिसको स्क्रू से क्लैम्प किया गया है, क्लैम्प स्क्रू से। फिर कैटलिस्ट इसमें जो यूज़ किया गया, प्लेडियम कैटलिस्ट यूज़ किया गया, जो इन्वेलप दिया गया इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट बोरहाइड्रेट का ही है। तो ये ठीक हो गया। अब कुछ एनारोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए कल्चर्स मीडिया जो यूज़ करते हैं, तो इसमें हम लोगों ने 3 कल्चर्स मीडिया जो एनारोबिक से स्टार्ट हो रहा था। देखिए गैस पैक, एनारोबिक गैस पैक्स, ये एनारोबिक फिल्ड एनारोबिक जार, मैक जिसको बोलते हैं। फिर प्रास है, प्री इंड्यूस एनारोबिकली एस्टरलाइज्ड प्रास, ठीक है। और एस्टरलाइज्ड पेट्रोलियम जेली भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर अपन ने देखा था, देखिए यहाँ पर अपन ने बुक में देखा था मैकिन्टॉश या फिर फिल्ड एनारोबिक जार, ये एनारोबिक गैस पार्क, ये एनॉक्सामेट, एनारोबिक ग्लव बॉक्स, बर्क स्टेशन, प्री इंड्यूस एनारोबिकली स्टेराइज्ड मीडिया, ये सारे थे। फिर यहाँ पे देखिए रॉबर्टसन कुक मीट, रॉबर्टसन कुक मीट में क्या होगा आपका, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी है जो कि मीट को ब्लैक टर्न कर देगा, और क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस है जो कि मीट को क्या कर देता है, पिंक कर देता है। रीज़न क्या है, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी प्रोटियोलाइटिक होता है, तो प्रोटीन को लाइज कर देता है और मीट को ब्लैक टर्न कर देता है। जबकि परफ्रिंजेस क्या होता है, सैक्रोलाइटिक होता है और इसको ये मीट को पिंक किस कर देता है, प्रीडोमिनेंटली सैक्रोलाइटिक, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अदर मीडिया में आप ब्लड अगार यूज़ कर लेंगे, ब्लड अगार जिसमें आप न्यूमाइसिन ब्लड अगार यूज़ कर लिया, और भी था ना एग्योल का गार। देखिए इसमें आपने पढ़ा था ना, हाँ यहाँ पर देखिए एनारोबिक ब्लड अगार, न्यूमाइसिन ब्लड अगार, एग्योल का अगार, ये फिनाइल इथाइल अगार, ये सारा यूज़ हुआ था। फिर BHIS, BBE, तो BHIS क्या था, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूज़न अगार, और BB में क्या था, बैक्टीरियोइड्स बाइल स्क्लीन अगार, ठीक है। तो BHIS में क्या था, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूज़न अगार में कुछ सप्लीमेंट ऐड करते थे जिसमें विटामिन K, हेमिन, ये सारा था। तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ लिया था, जिसको हम लोगों ने मैरो के नोट से रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो हम लोग अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो नाउ कम टू द बुक। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लॉस्ट्रीडियम्स आर नॉन कैप्सुलेटिव, बट क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस जो क्या है वो है कैप्सुलेटेड। Clostridiums are non-capsulated, but their exception is the Clostridium perfringens, that is the capsulated. और बाकी सारा क्या था, मोटाइल, बट ये क्या था, नॉन मोटाइल। तो Clostridium perfringens क्या है, नॉन मोटाइल है। भाई पढ़ तो है बट पैर ही नहीं है, ठीक है। और ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, ऑलर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। स्पोर के बारे में हम लोग पहले ही स्टडी कर लिया है कि इसका स्पोर क्या होता, टर्मिनल होता, और कैसा होता, पूरे टर्मिनल नहीं होता, सब टर्मिनल होता है, ठीक है। सब टर्मिनल ये स्पोर होता, बट ये इसका जो स्पोर होता वो टिश्यू में प्रोड्यूस नहीं होता, या फिर कल्चर मीडिया में इसका स्पोर प्रोड्यूस नहीं होता। अगर कल्चर मीडिया में अगर ग्रो करवाएंगे तो वहाँ पर इसके स्पोर हमें नहीं मिलेंगे। तो डजंट प्रोड्यूस स्पोर्स इन द टिश्यू,
और कल्चर मीडिया, स्पेशली द गैस गैंग्रीन। इससे क्या होगा, गैस गैंग्रीन कॉज करवाता है। तो गैस गैंग्रीन का अगर स्ट्रेन करेंगे तो वहाँ पर हमें ये स्पोर्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये प्रोड्यूस नहीं करता। अब इसके वायरुलेंस फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। हाँ, तो इसका वायरुलेंस फैक्टर क्या है, इसमें देखिए, इसमें 4 मेजर टॉक्सिन होता और 8 माइनर टॉक्सिन होता। 4 दूनी 8, 4 8, ओके ठीक है। तो 4 मेजर टॉक्सिन एंड 8 माइनर टॉक्सिन। तो मेजर टॉक्सिन में आपको हो गए अल्फ़ा, बीटा, एप्सिलॉन और आयोटा। अल्फ़ा, बीटा, एप्सिलॉन और आयोटा, ये हो गया आपके मेजर टॉक्सिन। और आपके माइनर टॉक्सिन कौन से हो गए, देखिए, तो अल्फ़ा बीटा तो उसमें चले गए थे, तो गामा डेल्टा यहाँ पे आ गए, ठीक है। गामा, डेल्टा, लिम्डा, कापा, थीटा, ईटा, म्यू और न्यू, ठीक है। तो ये सारे आपके माइनर टॉक्सिन हो गए। और ये जो टॉक्सिन होते हीट लेवाइल होते। व्हाट इज़ द हीट लेवाइल, मतलब वो उसका हीट करेंगे तो वो डिजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। और सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस सच एज ये न्यूरोएमाइनिडेज, हिस्टामिन एंड ब्रस्टिंग फैक्टर कुछ होगा जो मसल्स लेजन प्रोड्यूस कर देगा, एंड सर्कुलेटिंग फैक्टर जो होगा जो फैगोसाइटोसिस को इन्वीट कर देगा। तो इस देखिए, जो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस होते हैं कुछ सॉल्युबल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आपका न्यूरोअमाइनिडेज हो गया, हिस्टामिन हो गया और कुछ ब्रस्टिंग फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं, ब्रस्ट कर देते हैं मसल्स को ब्रस्ट कर देते हैं, मसल्स का लेजन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। और कुछ सर्कुलेटिंग फैक्टर होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस को इन्वीट करते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, मैक्रोफाइज होते हैं जो कि उसके वायलेंस फैक्टर को फैगोसाइटोस कर सकते हैं, बट इस सर्कुलेटिंग फैक्टर की वजह से वो फैगोसाइटोसिस इन्वीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस होता है, इन्फेक्शंस आर मोस्टली पॉलीमाइक्रोबियल इन्वॉल्विंग अदर क्लोस्ट्रीडिया स्पीसीज। जो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस का जो इन्फेक्शन होता है जो मोस्टली पॉलीमाइक्रोबियल होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस स्पेशली क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस ही करेगा, बाकी अदर क्लोस्ट्रीडिया भी इस इन्फेक्शन को करता है, जिसमें बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड हैं। क्लोस्ट्रीडिया उंड इन्फेक्शंस हो गए, क्लॉस्ट्रीडिया उंड इन्फेक्शंस हो गए, क्लॉस्ट्रीडिया इंटेरिक इन्फेक्शंस हो गए, ठीक है। तो उन इन्फेक्शंस के बारे में मैकलिनेन नाम के साइंटिस्ट ने उसे क्लासीफाई किया था। तो उसमें आपके एक उंड हो गए, तो उनमें कैसा हो गया, एक सिंपल उंड इन्फेक्शन हो गया। अब उनमें क्या हो गया, एनरोबिक कंडीशंस हो गया, क्योंकि इंडिया जनरली एनरोबिक बैक्टीरिया ना, वहाँ पे ऑक्सीजन का डिफिशिएंसी होगा, डिविटलाइज्ड होंगे, तो ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, तो एनारोबिक सेलुलाइटिस होंगे और बाद में क्या कर देंगे, वो गैंग्रीन बन जाएंगे, मतलब एनारोबिक मायोसाइटिस, ठीक है। तो सिंपल उंड इन्फेक्शन जो होगा वो इन्वॉल्व करेगा, हाँ। तो सिंपल उंड इन्फेक्शंस में क्या होगा, विदाउट इन्वेजन अंडरलाइन टिश्यू, मतलब ये टिश्यू को इन्वेड नहीं करेगा, मतलब वो सिंपल, मतलब बस ऊपर ही होगा, उंड के सरफेस पे ही होगा, उंड के सरफेस पे कंटामिनेशन होगा, अंदर टिश्यू में इन्वेड करके कंटामिनेशन नहीं करेगा। और इट अकर्स इन अब्सेंस ऑफ डिवाइटलाइज्ड टिश्यू। इसमें मतलब ऑक्सीजन का डिफिशिएंसी नहीं हो रहा है यहाँ पे, अब्सेंस ऑफ डिवाइटलाइज्ड टिश्यू। और फिर अब दूसरा क्या है, अब ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो गया, तो एनारोबिक सेलुलाइटिस हो गया, तो ये इन्वॉल्व करेगा फेशियल प्लेन विथ मिनिमल टॉक्सिन रिलीज, मतलब ऊपर स्किन हो गया, स्किन के नीचे फेशिया हो गया, तो वो फेशियल प्लेन्स पे लाइज करेगा और उसमें थोड़ा सा मिनिमल टॉक्सिन रिलीज करेगा। इसमें मसल्स को भी इन्वेड नहीं करेगा, विदाउट मसल इन्वेजन। बट एनारोबिक मायोसाइटिस जिसको गैस गैंग्रीन कहेंगे, इसमें क्या होगा, मसल को इन्वेड कर देगा और जिसकी वजह से लीड टू द गैस इन द मसल्स कंपार्टमेंट में क्या हो जाएगा, गैस आ जाएगा, इसमें अबंडेंट टॉक्सिन रिलीज होगा। तो सिंपल उंड इन्फेक्शन में क्या होगा, बस उंड के सरफेस पे होगा, ये टिश्यू को इन्वाइट नहीं करेगा। एनारोबिक सेलुलाइटिस में क्या होगा, फेशियल प्लेन पे होगा, बहुत कम टॉक्सिन, मिनिमल टॉक्सिन रिलीज होंगे और ये मसल्स को इन्वेजन नहीं करेगा। और एनारोबिक मायोसाइटिस जिसको गैस गैंग्रीन बोलेंगे, उसमें मसल्स को इन्वेड करेगा और ये जिसकी वजह से मसल्स कंपार्टमेंट में गैस प्रोड्यूस होंगे और यहाँ पे बहुत ही अबंडेंट टॉक्सिन रिलीज होगा। तो मतलब ये बहुत ही डेंजर है, ठीक है। गैस गैंग्रीन होता तो क्या होता है, एम्पुटेशन कर देना पड़ता,
ठीक है। अब है क्लॉस्ट्रीडिया इंटेरिक इन्फेक्शन। तो हम लोगों ने अभी तक उन इन्फेक्शन पढ़ा था, नाउ कम टू द इंटेरिक इन्फेक्शन। इंटेरिक इन्फेक्शन में आपको क्या हो सकता है, ये फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, दूसरा ये इंटरटाइटिस नेक्रोटिकन्स हो जाएगा, फिर नेक्रोटाइजिंग इंडोकार्डाइटिस होगा, और लास्ट में गैंग्रेनस एपेंडिसाइटिस होगा। तो फूड पॉइजनिंग में क्या होगा, फूड पॉइजनिंग, देखिए फूड पॉइजनिंग स्ट्रेप्टोकोकस से भी काउज होता है, और क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस भी फूड पॉइजनिंग कर सकता है। तो इट इज काउज्ड बाय द क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। कौन सा, टाइप ए इंटेरोटॉक्सिन, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस इंटेरोटॉक्सिन CPE, कौन सा, टाइप ए वाला, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट अकर्स फॉलोइंग कंजप्शन ऑफ इम्प्रॉपरली कुक्ड कॉन्टामिनेटेड मीट। अगर कोई मीट खा रहा वो अच्छे से पका हुआ नहीं है, इम्प्रॉपरली कुक्ड है, तो उससे ये इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो जाएंगे। दूसरा क्या है, स्पोर्स being heat resistant, spores being heat resistant survive and germinate later when the food is cooled. Spores being heat resistant survive and germinate later when the food is cooled. इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि इसका जो स्पोर्स है वो हीट रेजिस्टेंस है, और ये सर्वाइव कर जाएंगे हीट के प्रेजेंस में, और मतलब ये जर्मिनेट कब होंगे, जब फूड कुल्ड हो गया तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे लेटर, ठीक है। और उसका इन्फेक्टिव डोज क्या होगा, अगर 10 to the power 8 वाइएबल वेजिटेटिव बेसिलाई हैं तो ये इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस इंटेरोटॉक्सिन एंड रिक्वायर टू इनिशिएट इन्फेक्शन। फिर इंटेरोटॉक्सिन्स में क्या हो जाएगा, एक्ट बाई फॉर्मिंग स्पोर्स इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल मेम्ब्रेन। देखिए इंटेस्टाइन में होते हैं जनरली, लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं जनरली, तो वहाँ पर वो स्पोर फॉर्म करेंगे और इन्फेक्शंस कॉज कर देंगे। और डायग्नोसिस के लिए क्या होगा, डायग्नोसिस के लिए हम लोग फीसेस को डिटेक्ट करेंगे बाय डिटेक्शन ऑफ इंटेरोटॉक्सिन इन द फीसेस। फीसेस क्या होगा, स्टूल्स में इंटेरोटॉक्सिन को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय कौन सा एंजाइम, बाय एंजाइम इम्यूनोएसिड, ठीक है। अब तो ये क्या था, फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग में जनरली क्या हो रहा है कि ये हम लोग अनकुक्ड या फिर इम्प्रॉपर कुक्ड मीट को अगर लेते हैं, तो कॉन्टामिनेटेड मीट को लेते हैं तो उसमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इन्फेक्टिव डोजेस के 10 to the power 8 वेजिटेटिव बेसिलाई जो इंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है इन इनिशिएटिव इन्फेक्शंस के लिए। इसके स्पोर्स क्या करेंगे, इंटेस्टाइन्स में फॉर्म होंगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल मेम्ब्रेन में स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे और वहाँ पे इन्फेक्शंस कॉज करेंगे। तो इसका इंटेरोटॉक्सिन फीसेस में, स्टूल्स में डिटेक्ट किया जा सकता है बाय एंजाइम इम्यूनोएसिड। तो दिस इज द फूड पॉइजनिंग। नाउ कम टू द इंटरटाइटिस नेक्रोटिकन्स। व्हाट इज द इंटरटाइटिस नेक्रोटिकन्स, मतलब गैस गैंग्रीन ऑफ द बॉयल। बॉवेल का मतलब बॉयल जो GIT होता है जहाँ पे फूड पास आउट हो रहा है, दैट इज़ द बॉयल, तो वहाँ पर गैस गैंग्रीन होता है। इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग, ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें क्या हो जाएगा, इस्केमिक नेक्रोसिस हो जाएगा, मतलब वहाँ पे ब्लड नहीं जा पा रहा, इस्केमिक कंडीशन हो गया, ब्लड का कमी हो गया। ब्लड क्या हो, और ब्लड क्या काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाने का काम करता है, लेकिन ऑक्सीजन का भी डेफिशिएंसी हो गया। और ये क्या है, एनरोबी बैक्टीरिया है, तो ये ग्रो कर जाएगा। ऑफ द जेजुनम एंड गैस इन द टिश्यू प्लेन। तो ये जेजुनम जो होता है, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, जेजुनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, तो वहाँ पर ये गैस गैंग्रीन प्रोड्यूस कर देगा। तो इंटरटाइटिस नेक्रोटिकन्स क्या है, गैस गैंग्रीन ऑफ द बॉवेल, जहाँ से बॉयल पास आउट हो रहा है वहाँ पे गैंग्रीन कॉज कर देगा, जनरली इन द जेजुनम एंड गैस और टिश्यू प्लेन्स में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पिगबेल, इसको हम लोग पिगबेल बोलेंगे। बट इज गैस गैंग्रीन जेजुनम में हो गया तो इसको अपन ने बोल दिया पिगबेल। इन पापुआ न्यू गिनिया एंड ये ड्रम ब्रांड इन जर्मनी। ये किसकी वजह से कॉज होता है, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजियम टाइप C स्ट्रेन्स की वजह से, जो कि बीटा टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस। तो ये रिजेंबल करता है इंटरटाइटिस नेक्रोटिकन्स, मतलब इंटरटाइटिस नेक्रोटिकन्स में जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसकी तरह रिजेंबल करता।
बट इट इज़ एसोसिएटेड विद द क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस टाइप ए। देखिए इसमें टाइप ए में हो रहा और इसमें किस में हो रहा, टाइप सी। दिस इज द टाइप सी एंड दिस इज द टाइप ए, सो दिस इज द डिफरेंस। हाँ, एंड हैज़ बीन फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिला। दूसरा क्या है, ये गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स जो होता है, जो सिक्किम के पास एक अपेंडिक्स होता, उसमें क्या होता है, गैंग्रीन कर देगा। ठीक है, व्हाट इज द अपेंडिक्स? देयर इज नो रोल इन द डाइजेशन, बट दिस इज एसोसिएटेड विद द शिकम। ओके, हाँ, तो वहाँ पर ये गैंग्रीन काउज कर देगा। तो हमारा ये क्या हुआ, क्लोस्ट्रीडियम में इंटेरिक इन्फेक्शन कंप्लीट हुआ। इंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा तो फूड पॉइजनिंग काउज कर देगा, फिर इंटेराइटिस नेक्रोटिकन्स कर देगा, और नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस कर देगा, और गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस कर देगा। तो नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस क्या, दिस इज द सिमिलर टू द इंटेराइटिस नेक्रोटिकन्स, बट दिस इज caused by the Clostridium perfringens type A, while enteritis necroticus is caused by the Clostridium perfringens type C. Okay, now आगे बढ़ते। अदर क्लॉस्ट्रीडियम इन्फेक्शंस में आपका हो गया बैक्टीरिया ने क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, ये फॉलोड बाय द टर्शियम, सेप्शियम, और कॉमनली एसोसिएटेड विद द बैक्टीरिया। मतलब ये सेप्टिक कंडीशन काउज करेगा, बैक्टीरिया सेप्टिसीमिया काउज करेगा, किसकी वजह से, टर्शियम, सेप्टिकम, ये सारे भी काउज करते। ठीक है, और क्या हो जाएगा, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस करेगा। हाँ, तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, एक्चुअली दिस इज द मल्टी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस भी करेगा, हिस्टोलाइटिकम भी करेगा। व्हाट इज द हिस्टोलाइटिकम? दिस इज द एरोटॉलरेन। सभी क्या है, ऑब्लिगेट एंड रोज, बट क्लॉस्ट्रीडियम हिस्टोलाइटिकम इज द एरोटॉलरेंट। एरोटॉलरेंट मीन्स व्हाट? मीन्स they can survive in the presence of the air, but they can't utilize oxygen. But हाँ, ये नॉबी हो गए, ये सॉर्डली हो गए, जो काउज करते हैं नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन करते हैं स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ का। तो बस परफ्रिंजेस, हिस्टोलाइटिकम, सेप्टिकम, नॉबी याद कर ले, हो गया। फिर इन्फेक्शंस ऑफ द इंडोमेट्रियम इन्फेक्शंस काउज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और कौन काउज कर रहा है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज आल्सो caused by the staphylococcus and streptococcus, and Clostridium is also caused the toxic shock syndrome, can be associated with the Clostridium sordelli. ओके, फिर ये मेनिंजाइटिस भी काउज कर देगा, ब्रेन एब्सेस कर देगा, और क्या कर देगा, ये पैनोप्थेल्माइटिस, ठीक है, ड्यू टू सॉर्डेली एंड परफ्रिंजेस। तो ये था स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा, परफ्रिंजेस की वजह से, हिस्टोलाइटिकम, सेप्टिकम, नॉबी इसकी वजह से हो रहा, जो कि स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन कर दे रहा, इंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन कर दे रहा, जिसकी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो रहा, ब्रेन में मेनिंजाइटिस कर दे रहा, ब्रेन का एब्सेस कर दे रहा, और पैनऑप्थेल्माइटिस कर दे रहा, आइज में इन्फेक्शन कर दे रहा, पैनऑप्थेल्माइटिस कर दे रहा। अब now come to the gas gangrene. Gas gangrene is a very important topic. This is asked in your university exam in short notes. हाँ, so हम लोग आते हैं गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन क्या है? गैस गैंग्रीन इज डिफाइंड एज द रैपिडली स्प्रेडिंग एडिमेटस मायोनेक्रोसिस। मसल्स में नेक्रोसिस हो गया, मायोनेक्रोसिस occurring in the association with the severely cross-toned contaminated with pathogenic Clostridia, particularly Clostridium perfringens. Previously, the disease was called malignant edema of a Clostridial myonecrosis. गैस गैंग्रीन को पहले हम लोग क्या बोलते थे? मैलिग्नेंट एडिमा बोलते थे, या फिर क्लॉस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस बोलते थे। तो ये क्या होता है, जनरली मसल्स में नेक्रोसिस हो जाता। सपोज किसी का ये आरटी हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, लैस्ट्रेटेड इंजरी हो गया,
गन शॉट इंजरी हो गया। तो इस कंडीशंस में क्या हो गया, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो गया तो उस कंडीशंस में क्या हो गया, वो वहाँ पे गैंग्रीन डेवलप कर जाता। वहाँ का जो उंड है, क्रस्टेड उंड है या फिर किसी का सर्जरी हुआ, इस कंडीशन में वहाँ पर नेक्रोसिस डेवलप कर गया वहाँ पे डिविटलाइज्ड एरिया में। तो दिस इज़ द गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन अगर हो जाए तो कोई उपाय नहीं है, उसको एम्प्यूट करना पड़ता, कट करके हटाना पड़ता, एम्प्यूटेशन करना पड़ता, ठीक है। तो ये इटोलॉजिकल एजेंट्स में क्या हो गया, इसमें ये गैस गैंग्रीन जनरली पॉलीमाइक्रोबियल एजेंट्स होता है, जिसमें बहुत सारे क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज होते हैं, जिसमें क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजियस मेनली होते हैं, 60% होते हैं, जबकि नॉबी सेप्टिकम 20 से 40% होंगे। स्ट्रेप्टोकोकस से भी होता है इन्फेक्शन। फिर प्रोबेबल एजेंट्स में हो गया, दे आर लेस कॉमनली इम्प्लिकेटेड, जिसमें हिस्टोलाइटिकम, ये हिस्टोलाइटिकम, स्पोरोजेंस, फैलेक्स, बाइफर्मेंटेंस, सॉर्डेली, एरोफॉइडियम, टर्शियम, ये सब भी काउज करती, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, तो नाउ कम टू द पैथोजेनेसिस। गैस गैंग्रीन का पैथोजेनेसिस क्या है, एनारोबिक मीडियम हुआ और कॉन्टामिनेशन ऑफ द उंड। अगर उंड है वो कॉन्टामिनेटेड हो गया तो वो गैस गैंग्रीन कॉज कर देगा। और एनारोबिक मीडियम, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम इज द एनारोबिक बैक्टीरिया। हाँ, तो देखिए मैं बता रहे थे कि क्रसिंग इंजरीज ऑफ द मसल्स हो गया, वहाँ पे इंजरी हो गया, क्रश हो गया, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से लैसरेशन मतलब ये causing laceration of large or medium sized artery, आर्टरीज हो गया, लैसरेटेड हो गए, वहाँ के मसल्स लैसरेटेड हो गए, डीप कट हो गया, ठीक है। फिर ओपन फ्रैक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन्स का जो ओपन फ्रैक्चर्स हो गया, ये फॉरेन बॉडीज में जैसे बुलेट इंजरी मैंने बताया, डिविटलाइज टिश्यूज लीड टू द इंटरप्शन ऑफ इनटू द ब्लड सप्लाई। डिविटलाइज टिश्यू हो गया, फिर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा, स्कीमी कंडीशन हो गया, मसल्स एनॉक्सिक हो गया, तो उसके वजह से स्टार्ट यूटिलाइजिंग पायरुवेट को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देता है एनारोबिकली टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। तो अब क्या है, ये उन कॉन्टामिनेटेड हो गया। क्लॉस्ट्रीडियम स्पोर प्रेजेंट इन द सॉइल। अगर सॉइल में क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम, व्हाट इज द क्लॉस्ट्रीडियम? क्लॉस्ट्रीडियम इज, where is the clostridium present? Clostridium is the saprophytic animal, so it's also present in the ये decaying plants, soil, okay। हाँ, तो अगर किसी टाइप का इन्फेक्शंस है, तो अगर क्लॉस्ट्रीडियम का स्पोर सॉइल्स में प्रेजेंट है और ड्यूरिंग बार या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में या फिर क्लोथ्स के द्वारा वो उसका कॉन्टेमिनेशन हो गया उस इन्फेक्शन का, तो वो कर देगा रियली स्पॉन्टेनियस और नॉन ट्रॉमेटिक गैस गैंग्रीन अकर बाय हीमेटोजीनस सीडिंग ऑफ द, मतलब ब्लड से जनरली ये नहीं हो रहा, ऑफ नॉर्मल मसल विद बॉबल क्लॉस्ट्रीडिया as occurs in the people with GIT, क्लोनी मैलिग्नेंस। इसको नहीं, बस ऊपर वाला ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसका वायरुलेंस फैक्टर क्या है मेडिटिंग गैस गैंग्रीन का, ये वंस इंट्रोड्यूस क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजियस proliferates locally and elaborate in exotoxin, चीफली अल्फा एंड थीटा टॉक्सिन। जो क्लॉस्ट्रीडियम का जो वायलेंस फैक्टर जनरली अल्फा एंड थीटा टॉक्सिन्स की वजह से होता है, तो अल्फा टॉक्सिन इसमें प्रिंसिपल वायलेंस फैक्टर्स करता है। ये इसमें क्या होता है, बोथ फॉस्फोलाइपेज सी एंड स्फिंगोमाइलिनेज एक्टिविटी, ये इट एक्टिवेट द प्लेटलेट्स एडहेजन को ये एक्टिवेट करता है। मॉलिक्यूल गाबा सेकेंड बी एंड थर्ड ए, तो गावा सेकेंड बी एंड थर्ड ए वहाँ पर एडहेयर कर जाएगा। एंड न्यूट्रोफिल रिसेप्टर CD11 बी एंड CD18 लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट्स वहाँ पे एग्रीगेट कर दिया। एंड न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड वेसल्स कॉजिंग ऑक्लूजन, वहाँ का ब्लड ऑक्लूड कर गया। अल्फा टॉक्सिन डायरेक्टली सप्रेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अल्फा टॉक्सिन क्या करेगा, मायोकार्डियल के कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस कर देगा, लीडिंग टू रिडक्शंस ऑफ द कार्डियक आउटपुट रिड्यूस कर देगा, रिजल्ट इन प्रोफाउंड हाइपोटेंशन।
तो इसमें अल्फा टॉक्सिन्स के बारे में जनरली क्या बताया कि अल्फा टॉक्सिन जो होता है वो प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर होता, इसमें दोनों फास्फोलाइपेज सी और स्फिंगोमाइलिनेज एक्टिविटी होता। ये जनरली क्या करता है, प्लेटलेट का एडेजन को एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि प्लेटलेट के एडेजन के लिए क्या चाहिए, ये ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी एंड थर्ड इसको क्या करता है, वो एडहेयर करने का काम करता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो गए, तो वहाँ पे क्लॉटिंग हो गया, और साथ साथ क्लॉटिंग होने के क्या हो गया, ब्लड वेसल्स ऑक्लूड कर गया, क्योंकि वहाँ पर प्लेटलेट्स भी एडहेयर कर गया, और साथ साथ ये न्यूट्रोफिल का जो रिसेप्टर होता है CD11B और CD18 उसको कर देता है, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स भी आ गए, वो भी एग्रीगेट कर गया, तो जिसकी वजह से आर्टरी ऑक्लूड कर गया। और अल्फा टॉक्सिन क्या करता, मायोकार्डियल हार्ट के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस कर देता, तो हार्ट का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से बीपी फॉल कर गया, हाइपोटेंशन हो गया। तो मतलब अगर किसी को गैस गैंग्रीन हुआ है तो उसका बीपी फॉल करेगा, प्लेटलेट्स एग्रीगेट करेगा, न्यूट्रोफिल एग्रीगेट करेगा, तो आर्टरी ऑक्लूड कर जाएगा। ओके, हाँ, तो दिस इज द, और थीटा टॉक्सिन, नाउ कम टू द थीटा टॉक्सिन। थीटा टॉक्सिन क्या करता, ये कॉज करता मार्कली वेसोडाइलेशन करवा देगा बाय एक्टिवेटिंग मेडिएटर्स को एक्टिवेट कर देगा। कौन से मेडिएटर को, प्रोस्टासाइक्लिन प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इसको एक्टिवेट कर देगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। अब क्या है, टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द अदर क्लोस्ट्रीडिया से जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, जिसका सेप्टिकम है, जो 4 मेन टॉक्सिन प्रोड्यूस कर, जिसमें अल्फा, बीटा, ये गामा, ये टॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस होते हैं। फिर नॉबी के द्वारा 4 सब टाइप्स है, जिसमें टाइप A-D बैक्टीरियोफाज, जिसमें अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो विच कॉमनली कॉज गैंग्रीन कॉज करता है, तो ये सारे हैं, ठीक है। अब है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द गैस गैंग्रीन का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, द इंक्यूबेशन पीरियड इज वेरिएबल। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, वेरी करता है, ये डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंजरी, मतलब किस टाइप का इंजरी है, इंजरी की सिवियरिटी पे डिपेंड कर रहा, और अमाउंट ऑफ वुंड कॉन्टामिनेटेड, और कितना इंजरी में जो वुंड है वो कितना ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड हुआ है उस पर डिपेंड करता। एंड टाइप ऑफ द क्लॉस्ट्रीडिया स्पीसीज, कौन सा क्लॉस्ट्रीडिया स्पीसीज इसको इन्फेक्ट किया है, तो इस पे ये डिपेंड कर रहा, तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड किया, इंजरी के नेचर्स पे, फिर कितना उंड कॉन्टामिनेटेड है, और कौन सा एनारोबिक स्पीसीज उसको कॉन्टामिनेटेड किया है, क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज उसको कॉन्टामिनेटेड किया है, ठीक है। तो अगर क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजियस है तो वो इसका इन्फेक्शन ये 10 to 48 आवर्स में होगा, और अगर सेप्टिकम है तो 2 to 3 days में होगा, अगर नॉबी है तो 5 to 6 days में होगा। मतलब क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजियस का है 10 hours to 2 days के अंदर ये इन्फेक्शन ये शो करने लगेगा सिम्टम्स, और सेप्टिकम है तो 2 से 3 दिन लेगा, 10 hours से 2, फिर सेप्टिकम 2 से 3 दिन, फिर नेक्स्ट नॉबी जो होगा वो 5 to 6 days लेगा, हाँ, अपने सिम्टम्स को ये कॉन्टामिनेशंस को शो करने के लिए। अब वेरियस मैनिफेस्टेशन है, जो कि बहुत से मैनिफेस्टेशन इसमें इंक्लूड है, ये सडन ऑनसेट ऑफ ये एक्सक्रूशिएटिंग पेन, अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाएगा अफेक्टेड साइड पे, रैपिड इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉल स्मेलिंग थीन, ये सेरोसैंग्यूनस डिस्चार्ज, फॉल स्मेलिंग सेरोसैंग्यूनस डिस्चार्ज, मतलब वो जो उन वाले साइड पे है ना, बहुत ही गंदा स्मेल आने लगेगा, और इसमें से फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगेंगे, सीरस डिस्चार्ज होने लगेंगे, गैस के बबल्स बनने लगेंगे, जिसको क्रिपिटस बोलते हैं मसल्स प्लेन में, और फिर ये ब्रानी इडीमा होंगे एंड इंड्यूरेशंस में। अब ये सच गैंग्रीनस टिश्यू लेटर में बिकम लिक्विफाइड एंड स्लोड ऑफ, और ये जो गैंग्रीनस टिश्यूज है ना, बाद में ऐसे ये वो लिक्विफाइड हो जाएंगे, ऐसे कट कट के गिरने लगेंगे, और ये इसमें शॉक एंड ऑर्गन फेल्योर हो जाएगा, बाद में शॉक हो जाएंगे और फिर ऑर्गन फेल्योर हो जाएंगे लेटरली, और ये एसोसिएटेड विद हाई मॉर्टेलिटी रेट, और मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया कि इसमें क्या हो रहा, इसमें ये इन्फेक्शन वाले साइड पे बहुत ज़्यादा
एक्सक्रूशिएटिंग पेन स्टार्ट होंगे, वहाँ पर फॉल स्मेलिंग हो जाएंगे, वहाँ पे सीरस डिस्चार्ज हो जाएंगे, ये सीरोसैन जीनस डिस्चार्ज होने लगेंगे, वहाँ पे गैस के बबल्स बनने लगेंगे जिसको क्रिप्टस बोलते हैं, मसल्स पेन होगा, ब्राउनी इडीमा होगा, और गैंग्रीन का जो टिश्यू है बिकम लिक्विफाइड, वो लिक्विफाइड हो जाएंगे और ऐसे स्लो ऑफ होने लगेंगे, कट कट के गिरने लगेंगे, और ये वहाँ पे ऑर्गन में शॉक हो जाएंगे, फेल्योर हो जाएंगे, और मोर्टेलिटी रेट 50% इंक्रीज कर जाएगा। अब ये हो गया। अब है लैबोरेटरी डायग्नोसिस। लैबोरेटरी डायग्नोसिस में हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिमेन लेंगे। स्पेसिमेन किसका लेंगे, नेक्रोटिक टिश्यू का, ये मसल्स के फ्रेगमेंट का जहाँ पे इन्फेक्शंस हुआ है, और क्या करेंगे, एक्सुडेट्स फ्रॉम डीपर पार्ट्स ऑफ द वुंड। जैसे लैसरेटेड साइड पे इन्फेक्शन हुआ है तो वो डीपर पार्ट से वो सैंपल को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, उनके डीपर साइड से। और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं जिसमें थिक और स्टॉबी बॉक्सकार सेप्ट ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई विदाउट स्पोर आर सजेस्टिव क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। तो ये कैसा अपीयरेंस करने लगेगा, बॉक्स कार, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये बॉक्स कार शेप्ड अपीयरेंस, इस तरह से बॉक्स कार शेप्ड अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और अगर इसमें स्पोर्स नहीं है तो ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस का इन्फेक्शन हो सकता। देखिए ये स्पोर्ट्स बेयरिंग होते, बट इसमें हो क्या रहा है, ये गैंग्रीन का स्ट्रेन करेंगे तो उसमें स्पोर्ट्स नहीं मिलता, क्योंकि टिश्यू में स्पोर्ट्स नहीं प्रोड्यूस करते। और कल्चर के लिए जो हम लोग मीडिया प्रोड्यूस करेंगे, रॉबर्टसन कुक मीट ब्रॉथ प्रोड्यूस करेंगे, एग योल का गार्ड प्रोड्यूस एग योल का गार्ड देंगे, ठीक है। इंक्यूबेशन के लिए, इंक्यूबेशन में एनरोबिकली करेंगे, एनरोबिकली में इसमें गैस पार्क या फिर एनोक्सामेट, अपने देखा था ना ऊपर बहुत सारा था, TRS था, एनोक्सामेट था, फिल एनरोबिक फिल था, मैकेंटोइस था। तो अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टारगेट हिमोलाइसिस कर सकते हैं, जिसमें डबल जोन हिमोलाइसिस होगा, नागलर रिएक्शन कर सकते हैं, और रिवर्स कैम टेस्ट कर सकते हैं, हीट टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हैं, और लिटमस मिल्क टेस्ट कर सकते हैं। तो नागलर रिएक्शंस में क्या होता, ऑप्लेसेंस सराउंडिंग द स्ट्रिक लाइन और एग योल का गार्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिगर में होगा नागलर रिएक्शंस के बारे में, नहीं दिया, हाँ तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए नागलर रिएक्शन में क्या होगा, हाँ तो यहाँ पे इस तरह से एग योल लेंगे तो इसके सराउंडिंग इस तरह से सराउंड इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे। हाँ तो क्या है, ऑपरेशन सराउंडिंग द स्ट्रिक लाइन और एग योल का, एग योल के सराउंड इस तरह से आपको ये सराउंडिंग ये प्रेसिपिटेट मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द नागलर रिएक्शन। और रिवर्स कैम टेस्ट में हम लोग देखा था ना, स्टेफाइलोकोकस एग्लिटेंस में, हाँ तो वहाँ पे कैम टेस्ट पॉजिटिव था, तो ये रिवर्स कैम टेस्ट पॉजिटिव देता, तो ये नागलर रिएक्शन हो गया। फिर टारगेट हिमोलाइसिस ये डबल जोन हिमोलाइसिस का क्या मतलब हो गया कि अल्फ़ा एंड बीटा हिमोलाइसिस करता। तो अल्फ़ा एंड बीटा हिमोलाइसिस का मतलब क्या हो गया ना, कि ये जो होता ना, ये कॉर्नर पे अल्फ़ा हिमोलाइसिस करता। अल्फ़ा हिमोलाइसिस क्या होता, पार्शियल हिमोलाइसिस होता, और बीच में क्या होता, बीटा हिमोलाइसिस करता। तो बीच वाला क्या होता, कंप्लीट हिमोलाइसिस होता, इसलिए इसको डबल जोन हिमोलाइसिस बोलेंगे। और हीट टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा। और इन लिटमस मिल्क में क्या करेगा, स्ट्रॉमी क्लॉट रिएक्शंस देगा। तो ये इसके बारे में थे।
तो देख लेते हैं इसके बारे में। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ गैस गैंग्रीन का क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ द गैस गैंग्रीन। ओह सॉरी, ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस से पूरा हो गया। तब गैस गैंग्रीन का अगर लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखें तो उसके बारे में क्या है, हाँ, तो ये बेस्ड ऑन द क्लिनिकल डायग्नोसिस गैस गैंग्रीन ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या हो जाएगा, कन्फर्मेशन ऑफ द क्लिनिकल डायग्नोसिस और स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर स्पेसिमेन में क्या है, आइडियल स्पेसिमेन्स और नेक्रोटिक टिश्यू, नेक्रोटिक टिश्यू से स्पेसिमेन लेंगे, मसल्स के फ्रेगमेंट से लेंगे, और एक्सुडेट्स जो पस रिलीज हो रहे हैं वहाँ से लेंगे, डीपर पार्ट से। हाँ, तो अब क्या हो गया, ब्लड कल्चर में भी पॉजिटिव आ सकता क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस के लिए और सेप्टिकम के लिए। However, Clostridium perfringens bacteremia can occur even in absence of the gas gangrene. Clostridium perfringens bacteremia कॉज कर सकता, उसमें गैस गैंग्रीन नहीं भी होगा। और स्वैब्स रब्ड ओवर द उन सरफेस पे क्या होंगे, स्वैब लेंगे, उसको इस तरह से रब करेंगे, ठीक है, या फिर सॉक्ड इन द एस्कुडेट, या फिर जो उंड है वहाँ पर उसको ऐसे सोक करेंगे, इन द उसके पस को ऐसे सोक करेंगे, आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। और स्पेसिमेन शुड बी पुट इनटू द रॉबर्टसन कुक मीट। रॉबर्टसन कुक मीट में ये स्पेसिमेंस को रखेंगे, क्योंकि एनरोबिक कल्चर, या फिर ट्रांसपोर्टेड करेंगे लेबोरेटरी में एज सुन एज पॉसिबल। अब डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते, तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हम लोग ग्राम स्टेनिंग कर सकते, तो ग्राम स्टेनिंग प्रोवाइड क्लूज अबाउट द स्पेसिस क्लॉस्ट्रीडिया प्रेजेंट। absence of neutrophil in the infected tissue is characterized feature। अगर न्यूट्रोफिल अब्सेंट है इन्फेक्टेड टिश्यू पे तो ये टेस्ट पॉजिटिव दे रहा। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए थिक स्टबी बॉक्सकार सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से ये थिक स्टबी बॉक्सकार शेप्ड का होता है। तो इस तरह के देखने को मिलेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। अगर विदाउट स्पोर है तो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस को सजेस्ट करेंगे। विदाउट स्पोर का मतलब ये नहीं होगा कि क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस नॉन स्पोरिंग होता है, दिस इज स्पोरिंग बट इट नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स इन द टिश्यू और गैंग्रीन टिश्यू। ओके, अब स्पोर्स बियरिंग ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई सजेस्ट अदर स्पोर्स बियरिंग ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई सजेस्ट अदर क्लॉस्ट्रीडिया स्पीसीज, जिसमें सिट्रन बरीज हो गए हैं, ये सिट्रन बडीज होंगे जिसमें बोट और लीफ शेप्ड प्लियोमॉर्फिक इरेगुलरली स्टेन बेसिलाई विद द स्पोर सजेस्ट करता है सेप्टिकम को। मतलब सिट्रॉन बडीज सेप्टिकम में दिखने के लिए लास्ट ड्रॉट विद द ओवल सबटर्मिनल स्पोर्स होंगे, तो ये नॉबी का हो जाएगा फीचर, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन में होगा, देखिए आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस कैन बी फर्दर आइडेंटिफाइड बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कल्चर प्लेट्स शुड बी इंक्यूबेट एनरोबिकली 37 डिग्रीज 2 days। मतलब क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्या करेंगे, ये कल्चर प्लेट को इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि जनरली ये ग्रो कर सकता है 37 to 45 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये करेंगे तो ये डेट कर जाएगा, ठीक है। तो 2 days के लिए इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे, और उसमें क्या करेंगे, टारगेट हिमोलाइसिस कर सकते, नागलर रिएक्शन कर सकते, रिवर्स कैम्प टेस्ट कर सकते, हीट टॉलरेंस टेस्ट कर सकते, या फिर ऑटोमेटेड मेथड्स कर सकते। और भी है क्या, नो दैट्स सफिशिएंट, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने टारगेट हिमोलाइसिस में मैंने पहले बताया था कि डबल जोन हिमोलाइसिस होगा, मतलब उसमें अल्फा एंड बीटा हिमोलाइसिस करेगा। बीटा हिमोलाइसिस इज द कंप्लीट हिमोलाइसिस व्हाइल द अल्फा हिमोलाइसिस इज द पार्शियल हिमोलाइसिस। तो वो पेरीफेरी में अल्फा हिमोलाइसिस शो करेगा, मतलब पार्शियल हिमोलाइसिस शो करेगा, बट इन द मीड जोनल रीजन इट्स शो बीटा हिमोलाइसिस, दैट इज द कंप्लीट हिमोलाइसिस। तो सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द डबल जोन हिमोलाइसिस। हाँ, तो ब्लड अगार पे क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस प्रोड्यूस एन इनर नैरो जोन ऑफ कंप्लीट हिमोलाइसिस ड्यू टू थीटा टॉक्सिन सराउंडेड बाय मच वाइडर जोन इनकम्प्लीट हेमोलाइसिस ड्यू टू अल्फा टॉक्सिन। देखिए, तो यहाँ पर इसने क्लियर कर दिया कि इनर नैरो जोन में वो कंप्लीट हेमोलाइसिस करेगा थीटा टॉक्सिन की वजह से, जबकि उसको सराउंड करेगा पेरीफेरी में वाइडर जोन्स में वो इनकम्प्लीट हेमोलाइसिस करेगा
ड्यू टू अल्फा टॉक्सिन्स की वजह से. नाउ कम टू द नागले रिएक्शन. नागले रिएक्शन में क्या था, एग्योल पेट्रोडिस एग्योल कल्चर प्लेट लेंगे, वहाँ पे क्या होगा, ये एग्योल के सराउंड ये प्रेसिपिटेट कर देगा मीडिया को. तो दैट इज द नागले रिएक्शन. हाँ, तो नागले रिएक्शन क्या, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजर प्रोड्यूस एन ऑप्लेसेंस सराउंडिंग द स्टिक लाइन ऑन द एग्योल के अगार. तो ये एग्योल का अगार है, यहाँ पे ऐसे ये इस तरह से ऑप्लेसेंस कर देंगे और इसके सराउंड ऑप्लेसेंस कर देगा. तो दिस इज द नागले रिएक्शन पॉजिटिव. अब ये क्या है, on surrounding on media containing 20% human serum due to lecithinase activity of the alpha toxin. तो इस मीडिया में क्या होगा, 20% ये ह्यूमन सीरम कंटेन करेंगे और ऑप्लेसेंस कैन बी इन्विटेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग एंटी अल्फा टॉक्सिन. ऑप्लेसेंस जो होता है वो इन्विट कर जाता है एंटी अल्फा टॉक्सिन के को उसमें डालने से टू द मीडियम. The taste is also positive for bifurcations, variety and sordelli. तो सिंपली क्या होता है ना, सपोज क्या होता है कि नागले रिएक्शंस करवा रहे हैं, मे बी नीचे पिक्चर्स में दिया हो, मैं फाइंड करती हूँ, पिक्चर्स में होगा तो मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगी. हाँ देखिए, ये फर्स्ट वाला जो आपका पिक्चर है दैट इज दिस इज द टारगेट जोन हिमोलाइसिस. तो ये आपका टारगेट जोन हिमोलाइसिस है क्लोस्ट्रीडियम परफिंजस का. तो ये नैरो एरिया में देखिए, ये जो है मैं ये कुछ डार्कर हो जा रहा. हाँ, तो नैरो एरिया में देखिए ये सारे एरिया यहाँ पे कंप्लीट हिमोलाइसिस होकर रहा. ठीक है, ये सब में कंप्लीट हिमोलाइसिस होकर रहा, जबकि ये जो साइड वाला एरिया है वहाँ पे इनकम्प्लीट हिमोलाइसिस होकर रहा. ये क्या है, यहाँ पे इनकम्प्लीट हिमोलाइसिस कर रहा. तो इनकम्प्लीट हिमोलाइसिस अल्फा हिमोलाइसिस और कंप्लीट हिमोलाइसिस दैट इज द बीटा हिमोलाइसिस. कंप्लीट हिमोलाइसिस इट इज ड्यू टू द थीटा टॉक्सिन एंड इनकम्प्लीट हिमोलाइसिस इट इज ड्यू टू अल्फा टॉक्सिन. तो ये हो गया, दैट इज द डबल जोन हिमोलाइसिस ऑफ क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस. अब यहाँ पर देखिए ये हो गया. हाँ, बी वाला है नागले रिएक्शन. बी वाला आपका ये नागले रिएक्शंस हो गया. तो ये नागले रिएक्शंस क्या हो गया कि देखिए ये एग योल्क हो गया और एग योल्क के के सराउंड ये ऑप्लेसेंस बना दिया. तो दिस इज द ये नागले रिएक्शंस पॉजिटिव. और इस वाले में क्या हो गया था, एंटी अल्फा टॉक्सिन्स इसमें डाला गया था. तो यहाँ पर ऑप्लेसेंस प्रोवाइड नहीं किया. तो दिस इज द टेस्ट ऑफ द नागले रिएक्शंस. ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे रिवर्स कैम टेस्ट. ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था ये स्टेफाइलोकोकस एग्लेक्सी जो भी है, एग्लेक्शिया. हाँ, स्टेफाइलोकोकस एग्लेक्शिया. तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस एग्लेक्शिया प्रेजेंट था. तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन शो कर रहा था. तो ये कैम टेस्ट पॉजिटिव दे रहा था. क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस है तो ये दोनों साइड से इस तरह से कर दे रहा. तो दिस इज द रिवर्स कैम टेस्ट. कैम टेस्ट में क्या हो रहा था, इस तरह से परपेंडिकुलर शो कर रहा था. दिस इज द परपेंडिकुलर. इस साइड से स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस डाल रहे थे, इस साइड से स्टेफाइलोकोकस एग्लेक्टिस डाल रहे थे. तो यहाँ पे जाकर के प्रेसिपिटेशन शो कर दे रहा था. ऐसा ही कुछ था. हाँ, और इस रिवर्स में क्या हो गया, ये इस साइड से कर दिया जो भी है. हाँ, तो दिस इज द रिवर्स कैम टेस्ट. तो देखते हैं रिवर्स कैम टेस्ट में क्या लिखा हुआ है. हाँ, तो ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस इज स्ट्रिक्ट ओवर द सेंटर ऑफ द ब्लड अगार. क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस होता है ना, स्ट्रिक्ट करेगा ब्लड अगार के सेंटर पे. एंड स्टेप्टोकोकस एग्लेक्टिकस इज स्ट्रिक्ट परपेंडिकुलर टू इट. इसके परपेंडिकुलर स्टिक करेगा. प्रेजेंस ऑफ द इनहांस जोन ऑफ हिमोलाइसिस पॉइंटिंग टुवार्ड्स क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस इंडिकेट द टेस्ट इज द पॉजिटिव. तो
ये जो स्टिक लाइन है इस पे क्या होगा, क्लॉस्ट्रीडियम एग लेक्टिन से परपेंडिकुलरली कर रहा, क्लॉस्ट्रीडियम एग लेक्टिन परपेंडिकुलरली कर रहा, और ये क्या कर रहा है, ये सेंट्रली कर दे रहा, यहाँ पे सेंट्रली कर रहा, तो ये दिस इज द ये पॉजिटिव रिवर्स कैम टेस्ट। अब है हीट टॉलरेंस टेस्ट। हीट टॉलरेंस टेस्ट में क्या होगा, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस कैन ग्रो इन RCM ग्रोथ in incubated at 45 degrees Celsius for 4 to 6 hours. This is differentiated from other organisms in the specimen. ये क्या होता, 45 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो कर जाता 4 से 6 घंटे के अंदर, तो ये डिफ्रेंशिएट करता है अदर क्लॉस्ट्रीडियम अदर स्पीसीज से, ठीक है। और लिटमस मिल्क में क्लॉस्ट्रीडियम क्या करेगा, स्ट्रोमी क्लॉट रिएक्शन करेगा, स्ट्रोमी क्लॉट रिएक्शन करेगा ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज, क्योंकि क्या करेगा, लैक्टोज को फर्मेंटेशन कर देगा और प्रोड्यूस कर देगा विग्रस गैस, प्रोड्यूसिंग एसिड एंड विग्रस गैस प्रोड्यूस कर देगा। फिर ऑटोमेटेड मेथड में ये माल्टीटॉफ MALDI-TOF इज करेंटली मेथड ऑफ चॉइस फॉर रैपिड एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज। हम लोगों ने माल्डी टॉफ के बारे में पहले भी स्टडी किया था, जब हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि ऑटोमेटेड मेथड में हम लोग इसका ऑटोमेटेड एनालिसिस में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सारा इसके ट्रीटमेंट के लिए। इसके ट्रीटमेंट के लिए अर्ली सर्जिकल एंड डिब्राइडमेंट, अर्ली सर्जिकल डिब्राइडमेंट करेंगे इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ द गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन को मैनेज करना बहुत टफ है, तो उसमें हम लोग एम्पुटेशन करना ही पड़ता। ऑल डिविटलाइज टिश्यू शुड बी वाइडली रिसेक्टेड। जो डिविटलाइज टिश्यू जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा, नेक्रोसिस हो गया, वहाँ पर उसको रिसेक्ट करना पड़ेगा, कट करके हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। दैट प्रोड्यूस एनरोबिक इन्वायरमेंट, जो कि एनरोबिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर रहा। और फिर क्लोजर ऑफ ऊंड को क्लोज करना पड़ेगा, जो ओपन ऊंड थी उसको क्लोज करना पड़ेगा। शुड बी डिलेड फॉर 5 to 6 days until the site are free from infection। फिर एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। अब जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उसके लिए हम लोग क्लिंडामाइसिन यूज़ कर सकते हैं। बीटा लैक्टम यूज़ करते हैं, जिसमें बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल यूज़ कर सकते हैं विद पेनिसिलिन 10 to 14 days के लिए। फिर ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन क्या है, इट मे किल द ऑब्लिगेट एनारोब्स। ये ऑब्लिगेट एनारोब्स को किल कर सकता क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज सच एज क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। हाउएवर इट इज़ नो इफेक्ट ऑन एरोटॉलरेंट स्पीसीज। एरोटॉलरेंट स्पीसीज जैसे हो गया हिस्टोलाइटिकम हो गया, सेप्टिकम हो गया, इस पर ये नहीं काम करता हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, क्योंकि तो ये एयर के प्रेजेंस में तो सर्वाइव कर जा रहे हैं ना, तो उस पर वर्क नहीं कर सकता। बट क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस it's a highly sensitive in the presence of oxygen, so it's work on it hyperbaric oxygen। साथ साथ पैसिव ह्यूमनाइजेशन दे देंगे, जिसमें एंटी अल्फा टॉक्सिन एंटी सीरम्स देंगे। सो ये हमारा कंप्लीट होता है। हाँ, तो हम लोग सुपरफिशियली देख लेते हैं। टोटल 52 मिनट्स का ये वीडियो बन गया, बहुत लंबी वीडियो बन गई, बट मैं क्या कर सकती, मुझे सारे कॉन्सेप्ट बताने थे। हाँ, तो इसके बारे में हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। हम लोग आज का जो हमारा लेक्चर था क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस के ऊपर, तो जिसमें हम लोग क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस के बारे में क्या पढ़ा। हम लोग क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस को प्रीवियसली क्या बोलते थे, बेल्ची बोलते थे। ये कॉमनली लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ये ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में ये सैप्रोफाइटिक होता है। सॉइल्स, डस्ट, एयर्स ये सब में भी ग्रो करता है। ये ऑल आर नॉन कैप्सुलेटेड, बट क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस आर कैप्सुलेटेड। सी फॉर क्लॉस्ट्रीडियम, सी फॉर कैप्सुलेटेड। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस पर है, बट फिर भी इसके पैर नहीं है। दिस इज द नॉन मेटाइल। हाँ, ग्राम पॉजिटिव बेस और ग्राम पॉजिटिव बेसलाई, ऑल आर ग्राम पॉजिटिव बेसलाई। इसके स्पोर्स कैसे होते हैं, सब टर्मिनल स्पोर्स होते हैं, बल्जिंग स्पोर्स होते हैं। और इसके जो स्पोर्स है वो टिश्यूज़ में प्रोड्यूस नहीं करते, कल्चर मीडिया में प्रोड्यूस नहीं करते। स्पेशली गैस गैंग्रीन स्ट्रेन्स में इसके स्पोर्स नहीं देखने को मिलते। ये इन्वेसिव होते और साथ साथ टॉक्सिजेनिक भी होते।
तो इसके साथ इसके वायलेंस फैक्टर, इसके वायलेंस फैक्टर में 4 मेजर टॉक्सिन और 8 माइनर टॉक्सिन होते हैं। मेजर टॉक्सिन में आपका हो गया अल्फा, बीटा एंड एप्सिलन, अल्फा, बीटा, एप्सिलन एंड आयोटा। माइनर टॉक्सिन में आपके हो गए अल्फा, बीटा तो उधर चला गया, तो इसमें हो गए गामा, डेल्टा, लेम्डा, कापा, थीटा, न्यू, म्यू, ईटा। ठीक है, हाँ। और इस ये क्या होता है, कुछ सॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे न्यूरोमाइनिडेज हो गए, हिस्टामिन हो गए, कुछ ब्रेस्टिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो मसल सेजन प्रोड्यूस कर दे रहे, सर्कुलेटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस कर दे रहे, जो कि फाइगोसाइटोसिस को इनहिबिट कर देता। तो ये इसका फाइगोसाइटोसिस नहीं हो पाता माइक्रोफेज के द्वारा। कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे कि जनरली जो इन्फेक्शंस होता है ये पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शंस काउज करता है। इसमें और भी अदर क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो क्लॉस्ट्रीडिया जो होता है वो उन इन्फेक्शंस काउज कर देगा, इंटेरिक इन्फेक्शन काउज कर देगा। तो उन जनरली देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है तो इंटेरिक इन्फेक्शन कॉज करेगा, और उन साइड में इन्फेक्शन होता है उन इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो उन इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल उन कॉन्टामिनेशन हो गया, एनारोबिक सेलुलाइटिस हो गया, या फिर एनारोबिक मायोसाइटिस हो गया। सिंपल उन इन्फेक्शंस में क्या होगा, जनरली ये उंड के सरफेस पे होगा, ये अंडरलाइंग टिश्यू को इन्वेड नहीं करेगा। अब्सेंस ऑफ द डिविटलाइज्ड टिश्यू यहाँ पे अब्सेंट होंगे। एनारोबिक सेलुलाइटिस में क्या होगा, ये फेशिया प्लेन पे, फेशियल प्लेन पे करेगा। इसमें टॉक्सिन मिनिमल रिलीज होंगे, बट ये मसल्स को इन्वेट नहीं करेगा। एनारोबिक मायोसाइटिस में क्या होगा, मसल्स को इन्वेट भी करेगा, और जिसकी वजह से मसल्स कंपार्टमेंट में गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें अबंडेंट टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। ठीक है, अब है क्लॉस्ट्रीडियम इंटेरिक इन्फेक्शन। इसमें फूड पॉइजनिंग होंगे, इंटरटाइटिस नेक्रोटिकन्स होंगे, नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस होंगे, और गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस होंगे। तो फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होगा, टाइप ए इंटेरोटॉक्सिन्स की वजह से होगा, CPE जीन्स की वजह से होगा। ये अगर जनरली क्या होगा, अगर कोई इम्प्रॉपर कुक्ड कॉन्टामिनेटेड मीट ले रहा है तो उसकी वजह से होगा। जनरली क्या होता है, ये स्पोर्ट्स जो होता है स्पोर्ट्स हीट रेजिस्टेंस हो जाएंगे, जब कुल्ड हो जाएंगे देन ये जर्मिनेट कर देंगे। इसका इन्फेक्टिव डोज क्या हो जाएगा, 10 to 8 वाइबल वेजिटेटिव फेसिलाई प्रोड्यूस कर देगा इंटेरोटॉक्सिन को, जो कि रिक्वायर्ड होगा ये इन्फेक्शंस को इनिशिएट करने के लिए। इंटेरोटॉक्सिन जो होता है ना, एक्ट बाय द फॉर्मिंग स्पोर्स के फॉर्मेशंस की वजह से इंटेरोटॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, और वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल मेम्ब्रेन को इन्वेट कर दे रहे, इन्फेक्शंस काउज कर दे रहे। इसको डायग्नोज करना है तो फीसिस में इंटेरोटॉक्सिन्स डायग्नोज हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एंजाइम इम्यूनो एसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, इंटरटाइटिस नेक्रोटिकन्स और नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस। देखिए इंटरटाइटिस नेक्रोटिकन्स और नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस में दोनों सेम तरह के सिम्टम्स होते हैं, बट जो इंटरटाइटिस नेक्रोटिकन्स होते हैं वो टाइप सी स्ट्रेन की वजह से होंगे, और जो नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस होते हैं वो टाइप ए की वजह से होंगे। तो इंटरटाइटिस नेक्रोटिकन्स में क्या होते हैं, ये गैस गैंग्रीन ऑफ द बॉबल, जो बॉवल है जहाँ से पास आउट हो रहा उस एरिया में गैस गैंग्रीन हो जाएगा। ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग होता, और ये इस्केमिक नेक्रोसिस जेजुनम में नेक्रोसिस कर देगा, और ये वहाँ की टिश्यू प्लेन में गैसेस बना देगा। तो इसको हम लोग पिगबेल बोलते कहाँ पे, पापुआ न्यू गिनिया में, और फिर ड्रामब्रैंड बोलते जर्मनी में। ये किसकी वजह से होता है, टाइप सी स्ट्रेन्स की वजह से, जो कि बीटा टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस के बारे में तो मैंने पहले बोलता है कि टाइप ए की वजह से होता है। ये नॉर्थ अमेरिकन में जनरली देखने को मिलता है। और गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स होता है वहाँ पे भी गैंग्रीनस ये कर देगा। अदर क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शंस में आपके हो गए, बैक्टीरिया हो गए, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस हो गए। तो बैक्टीरिया किसकी वजह से होगा, परफ्रिंजेस के साथ टर्शियम और सेप्टिकम भी ये काउज करता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में हो गए परफ्रिंजे, हिस्टोलाइटिकम, सेप्टिकम, नॉबी, सॉडेली, ये सारे काउज करते हैं। ये सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन करते हैं, वहाँ पे नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शंस करेंगे, और इन्फेक्शन कर देंगे इंडोमेट्रियम का, जहाँ पे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर देंगे, जो कि सॉर्डेली से एसोसिएटेड होते हैं। ब्रेन में मेनिंजाइटिस कर देंगे, ब्रेन एब्सेस कर देंगे, और पैन ऑप्थेल्माइटिस कर देंगे। आइज में इन्फेक्शंस कर देंगे, किसकी वजह से, सॉर्डेली और परफ्रिंजेस की वजह से। अब आते हैं गैस गैंग्रीन के बारे में। तो गैस गैंग्रीन में क्या होता, मसल्स में नेक्रोसिस हो जाता। अगर कहाँ पे उंड क्रस्ट हो गया है, रो ट्रैफिक
ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, फिर कुछ हो गया है, तो वहाँ पर उंड क्रस्ट हो गया है, तो वहाँ पे कुछ इन्फेक्शंस काउज हो गया। तो शुरुआत में इसको मैं हाँ, तो गैस गैंग्रीन जो होगा उसको हम लोग शुरुआत में मैलिग्नेंट एडीमा बोलते हैं, फिर क्लॉस्ट्रीडियम मायोनेक्रोसिस भी बोला जाता है। इसमें जनरली क्या होता कि जो क्रस्ट वुंड है वहाँ पर स्पीसीज क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज का इन्फेक्शंस हो गया, ठीक है, तो जिसकी वजह से एम्पुटेशंस का रिक्वायरमेंट हो गया। तो इटोलॉजिकल एजेंट्स में इसमें हो गए ये क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस से मेनली काउज होता है, 60% क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस होगा। फिर नॉर्मल और सेप्टिकम में 20 से 40% होगा। इसमें प्रोबेबल एजेंट्स और भी हो सकते हैं, जैसे हिस्टोलाइटिकम, सेप्रोजेंस, फैलेस, बाइफर्मेंटेंस और डेली ये एरोफाटिडियम, टर्शियम, ये सारे काउज कर सकते हैं। इसका पैथोजेनेसिस क्या है? एनरोबिक इन्वायरमेंट और कॉन्टिमिनेटेड उंड। तो एनरोबिक इन्वायरमेंट में क्या हो गया, जहाँ पे क्रशिंग इंजरी हो गया, बुलेट इंजरी हो गया, ये मसल्स वहाँ पे ये एनरोबिक है, एनॉक्सिक मसल्स हो गया, तो वहाँ पे इन्फेक्शन से काउज हो जाएगा, ठीक है। ओपन फ्रैक्चर है लॉन्ग बोन्स का। और फिर दूसरा क्या है, कॉन्टेमिनेटेड उंड कॉन्टेमिनेटेड हो गया है क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज से। सपोज किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पे सॉइल्स में ये क्लॉस्ट्रीडियम प्रेजेंट है, तो उससे वो कॉन्टेमिनेटेड हो गया, तो इन्फेक्शंस काउज हो गया। इसके वायलेंस फैक्टर्स आपके हो गए अल्फा एंड थीटा टॉक्सिन। तो अल्फा टॉक्सिन जो होता है उसमें फास्फोलाइपेज थी स्प्रिंगोमाइलिनेज एक्टिविटी दोनों होता है। तो प्लेटलेट को एडहेजन करने में काम करता है। क्यों? क्योंकि ये गाबा सेकेंडरी और थर्ड ए को एक्टिवेट कर देता है, और जिसकी वजह से प्लेटलेट्स वहाँ पे एडहेर कर जाते हैं। साथ साथ न्यूट्रोफिल रिसेप्टर्स CD11 भी और 18 को क्या करता, ये एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल ब्लड वेसल्स में एग्रीगेट कर जाते हैं, वहाँ पे प्लेटलेट्स भी एग्रीगेट करती है, जिसकी वजह से आर्टरी ऑक्लूड कर जाती है। अल्फा टॉक्सिन साथ साथ ये हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा और बीपी फॉल कर जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएंगे। थीटा टॉक्सिन्स क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स का डायलेशन कर देंगे, क्योंकि कुछ मेडिएटर्स को रिलीज कर देंगे, जैसे प्रोस्टासाइक्लिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ये सारे को रिलीज कर देंगे। फिर टॉक्सिन्स अदर क्लॉस्ट्रीडियम से प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम हो गए, नॉबी हो गए, सेप्टिकम में आपके हो गए 4 मेन टॉक्सिन हो गया, अल्फा, बीटा, डेल्टा और ये सेप्टिकोलाइसिन, प्रोटियोज, न्यूरोमाइनिडेज, ये सारे टॉक्सिन्स हो गए। ये क्लॉस्ट्रिडियम नॉबी 4 सबटाइप्स A to D टाइप का प्रोड्यूस करता है, जो कि मेनली गैस गैंग्रीन को कॉज करवाता। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है गैस गैंग्रीन का, मतलब गैस गैंग्रीन कैसे कॉज हो रहा है ये डिपेंड करता है इंजरी पे, ये कितना उंड कॉन्टामिनेटेड है और कौन सा क्लॉस्ट्रिडियम स्पीसीज इसको कॉन्टामिनेटेड किया। तो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस वो जनरली 10 to 48 आवर्स, मतलब 10 आवर्स to 2 डेज में इसका इन्फेक्शन ये कॉन्टामिनेशन हो जाता। सेप्टिकम 2 to 3 डेज लेता, नॉबी 5 to 6 डेज लेता। इसमें वेरियस मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड होते हैं, जिसमें क्या होगा, इंजरी के साइड पे बहुत ही सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन स्टार्ट होगा, वहाँ पे फॉल्स पेन्स आने लगेंगे, वहाँ पे ये सीरस रिलीज होने लगेंगे, ये सीरो से ना जीनस डिस्चार्ज होने लगेंगे, गैस के बबल्स वहाँ पर आ जाएंगे, जिसको क्रिपिटस बोलेंगे मसल्स पेन में, और एडीमा हो जाएंगे, ब्राउनी एडीमा हो जाएंगे, और जो गैस गैंग्रीनस टिश्यू जो होंगे वो लिक्विफाइड होकर के स्लो ऑफ होने लगेंगे, ऑर्गन में शॉक होंगे, ऑर्गन फेल्यूर होंगे, ठीक है। फिर एसोसिएटेड मॉर्टिलिटी के चांस 50% इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। और फिर अब आते ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस गैस गैंग्रीन का करना है, तो फिर उसमें पहला है कन्फर्मेशन बाय द क्लिनिकल डायग्नोसिस से कन्फर्म करेंगे। फिर इसके बाद स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करके कंफर्म करेंगे। तो स्पीशीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो निक्रोटाइजिंग टिश्यू है वहाँ से ये स्पेशमेंट्स को लेंगे और वहाँ पर देखेंगे, उसमें ब्लड कल्चर करवाएंगे, स्वैब रब करेंगे, तो ब्लड कल्चर्स पॉजिटिव आ सकता क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस के लिए, सेप्टिकम के लिए। और क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस बैक्टीरिया कैन अकर इवन इन द एब्सेंस ऑफ द गैस गैंग्रीन। और ये और स्वैब रब ओवर, जहाँ पे इन्फेक्शन है उनके सरफेस है वहाँ पे स्वैब को शॉक करवाएंगे या फिर रब करेंगे। इसके थ्रू भी स्पेशमेंट्स को ले सकते हैं, या फिर स्पेशमेंट्स शुड बी पुट इनटू द रॉबर्टसन कुक्ड मीडिया। जो स्पेशमेंट्स को लिए हैं उसको रॉबर्टसन कुक्ड मीडिया ब्रोथ में डाल देंगे, क्योंकि एनरोबिक मीडियम चाहिए इसके ग्रोथ के लिए।
हाँ, अभी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे तो ग्राम स्टेनिंग करेंगे, जिसमें देख लेंगे ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ठीक है। और कैसा दिखेगा यहाँ पर, absence of the neutrophil है, absence of the neutrophil in the infected tissues characterize the features, मतलब क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस का इन्फेक्शन है। हाँ, इसमें जनरली क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस हुआ तो कैसा दिखेगा, थिक स्टबी बॉक्स कार। देखिए ये है ना, ये इस तरह से बॉक्स कार की तरह अपीयरेंस दिखेगा, ग्राम पॉजिटिव होगा। अगर विदाउट स्पोर्स दिखेंगे तो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस होगा, क्योंकि ये गैंग्रीन में स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते, स्पोर्स जो नहीं खोदते बट नॉट प्रोड्यूस स्पोर इन द टिश्यूज। हाँ, और फिर स्पोर बेयरिंग ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई को सजेस्टेड होंगे, जिसमें सिट्रॉन बेरीज अगर देखने को मिले तो वो सिट्रॉन बेरीज क्या होता है, बोट और लीफ शेप प्लियोमॉर्फिक इरेगुलरली स्टेट बेसिलाई विद स्पोर्स, जो सेप्टिकम के लिए होगा। अगर लार्ज रॉड देखने को मिल रहा है तो वो नॉबी के लिए हो जाएंगे, सिट्रन बडी है तो सेप्टिकम के लिए हो जाएंगे। अब इसके आइडेंटिफिकेशंस के लिए क्या होंगे, क्लोस्ट्रीडियम के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये इसको कल्चर इंक्यूबेशन करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 2 डेज़ के लिए। और बाकी इसमें हिमोलाइसिस करेंगे, टारगेट हिमोलाइसिस करेंगे। टारगेट हिमोलाइसिस क्या है, डबल जोन हिमोलाइसिस, जिसमें इनर नैरो जोन पे कंप्लीट हिमोलाइसिस मिलेगा ड्यू टू थीटा टॉक्सिन्स की वजह से, और उसका जो सराउंडिंग पेरीफेरी एरिया है जो कि बाइडर जोन है वहाँ पर इनकम्प्लीट हिमोलाइसिस मिलेगा ड्यू टू अल्फा टॉक्सिन्स की वजह से। और नागले रिएक्शन क्या होगा, वो ऑपलेसेंस प्रोड्यूस कर देते हैं। ये कल्चर्स लेंगे एग्योल का और इसके सराउंडिंग ये प्रेसिपिटेशन ऑपलेसेंस प्रोड्यूस कर देंगे। इसमें 20% ह्यूमन सीरम्स को लेंगे, क्योंकि वो लेस्थिनेज एक्टिविटी करता अल्फा टॉक्सिन का। और इनागुलर रिएक्शन में क्या करेंगे, एक साइड एंटी अल्फा टॉक्सिन्स डालेंगे, तो उस साइड क्या होगा, ऑपरेशंस प्रोड्यूस नहीं होगा, और दूसरे साइड एंटी अल्फा टॉक्सिन नहीं डालेंगे। और अगर क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस उस साइड डालेंगे तो वो ऑपरेशंस प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये टेस्ट पॉजिटिव होता है बाइफर्मेंटेंस के लिए भी, बरेटी के लिए भी और सॉर्डेली के लिए भी। रिवर्स कैम्प टेस्ट देखिए, कैम्प टेस्ट हम लोगों ने स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सी के लिए क्या था, रिवर्स कैम्प टेस्ट क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस स्टिक्ड ओवर द सेंटर ऑन द ब्लड अगार के सेंटर पे वो स्टिक्ड हो जाता, और स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सी जो होता वो परपेंडिकुलरली स्टिक्ड करता। तो ये जिसकी वजह से क्या होता, प्रेजेंस ऑफ द इन्हांस जोन हिमोलाइसिस, जिसकी वजह से है ना बीच में बहुत ज़्यादा हिमोलाइसिस देखने को, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिमोलाइसिस देखने को, क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सी जो है वो इस तरह से परपेंडिकुलरली आ रहा, और परफ्रिंजेस यहाँ पर इस तरह से आ रहा, सेंट्रली आ रहा। तो जिसकी वजह से ये स्ट्रिक्ट है, इसके परपेंडिकुलरली आ रहा, और इसके परपेंडिकुलरली आ रहा, और इसी के सेंटर पे यहाँ पर ये भी आ गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिमोलाइसिस हो गया, तो यहाँ पे इन्हांस्ड हिमोलाइसिस देखने को मिलेगा, दैट इज़ द रिवर्स्ड हिमोलाइसिस, ठीक है। अब हो गया हीट टॉलरेंस टेस्ट। हीट टॉलरेंस हम लोग क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस को करेंगे, जो कि ग्रो कर सकता है आरसीएम ग्रोथ पे 45 डिग्री सेल्सियस पे बीच 4 to 6 आवर्स में, जो कि डिफरेंसेस करता है अदर स्पेश और अदर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। फिर लिटमस मिल्क में ये क्या कर देगा, स्ट्रॉमिक क्लोट अपीयरेंस कर देगा, क्योंकि ये फर्मेंट कर देता है लैक्टोज को, जो प्रोड्यूस कर देता है एसिड, और बहुत सारे विग्रस गैसेस प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रॉमिक क्लोट अपीयरेंस देखने को मिलते हैं। साथ साथ ऑटोमेटेड मेथड यूज करेंगे, जैसे माल्डीटॉफ जो कि करेंटली चॉइस मेथड है क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये सारा हम लोग था इसके ट्रीटमेंट के लिए देखिए, गैंग्रीन हो गया है तो गैंग्रीन को तो रिसेक्ट करके हटाना पड़ेगा। डिविटलाइज्ड टिश्यू जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा और वहाँ पर इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होंगे डिविटलाइज्ड एरिया पे, तो उसको रिसेक्ट करके हटाना पड़ेगा। फिर कुछ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं, कोई पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है उसको क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं 10 to 14 डेज के। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन दे सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये डेड कर जाता। तो जैसे क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये डेड कर जाएगा, तो ये दे देंगे। बट कुछ जो है ये एरो टॉलरेंट क्लोस्ट्रीडिया है, जैसे ये हिस्टोलाइटिकम हो गया, सेप्टिकम हो गया, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव कर जाते हैं, तो इस पे ये काम नहीं करेगा हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। साथ साथ पैसिव इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, एंटी अल्फा टॉक्सिन दे सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है।
सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी पे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।